चलिए हम देखते हैं जीव विज्ञान के एनसीईआरटी क्लास 12 के 12 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इसमें कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद चिकित्सा में और परजीवी जंतुओं में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो आप पिछले अध्याय में जैव प्रौद्योगिकी जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं और उसमें मुख्यतः अनुवांशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्म जीवों, कवकों, पौधे और जंतुओं का उपयोग करते हुए जैव भैषजिक और जैविक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। और जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग चिकित्सा शास्त्र और निदान सूचन, कृषि में अनुवांशिक रूपांतरण, फसलें, संसाधित खाद्य, जैव सुधार, अपशिष्ट परिपादन और ऊर्जा उत्पादन में हो रहा है। और जैव प्रौद्योगिकी के 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र हैं। उन्नत जीवों जैसे सूक्ष्म जीवों या शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना, और दूसरा है उत्प्रेरक के कार्य हेतु अभियांत्रिक द्वारा सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना, तथा तीसरा है अनुप्रवाह प्रक्रमण तकनीकी और प्रोटीन या कार्बनिक यौगिक के शुद्धिकरण में उपयोग करना। अब हम पता लगाएंगे कि मनुष्य जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग विशेष रूप से स्वास्थ्य और खाद्य उत्पाद के क्षेत्र में जीवन स्तर के सुधार में किस प्रकार से लगा हुआ है। उसके बाद देखते हैं कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग देखें। तो खाद्य उत्पाद में वृद्धि हेतु हम 3 संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं। पहला है कि कृषि रसायन आधारित कृषि और कार्बनिक कृषि और अनुवांशिक निर्मित फसल आधारित कृषि। हरित क्रांति द्वारा खाद्य आपूर्ति में तिगुनी वृद्धि में सफलता मिलने के बावजूद मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या का पेट भर पाना संभव नहीं है। उत्पादन में वृद्धि आंशिक रूप से उन्नत किस्मों की फसलों को उपयोग के कारण है, जबकि इस वृद्धि में मुख्यतया उत्तम प्रबंधकीय व्यवस्था और कृषि रसायन यानी खादों तथा कीटनाशकों का उपयोग एक कारण है। और हालांकि विकासशील देशों के किसानों के लिए कृषि रसायन काफी महंगे पड़ते हैं और परंपरागत प्रजनन के द्वारा निर्मित किस्मों में उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं है। और क्या ऐसा कोई वैकल्पिक रास्ता है जिसमें आनुवंशिक जानकारी का उपयोग करते हुए किसान अपने खेतों में सर्वाधिक उत्पाद ले सकेंगे? क्या ऐसा कोई तरीका है जिसके द्वारा खाद्य और रसायनों का न्यूनतम उपयोग कर उसके द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को घटा सकते हैं? अनुवांशिकतः रूपांतरित फसलों का उपयोग ही इस समस्या का हल है। ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक और जंतु जिनके जीन्स हस्त कौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं और अनुवांशिकतः रूपांतरित जीव यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं ये। और जीएमओ का व्यवहार स्थानांतरित जीन की प्राकृतिक परपोषी पौधे, जंतु या जीवाणु की प्राकृतिक और खाद्य जाल पर निर्भर करता है। जीएम पौधे का उपयोग कई प्रकार से लाभदायक है। अनुवांशिक रूपांतरण द्वारा जैसे अजैव प्रतिबलों यानी ठंडा, सूखा, लवण, ताप के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण और रासायनिक कीटनाशकों पर कम निर्भरता करना यानी कीटनाशी प्रतिरोधी फसल। उसके बाद कटाई पश्चात होने वाली नुकसानों को कम करने में सहायता। उसके बाद पौधे द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि यानी शीघ्र मृदा उर्वरता समापन को रोकता है। और उसके बाद लास्ट है कि खाद्य उत्पादों के पोषणिक स्तर वृद्धि अर्थात विटामिन ए समृद्ध धान उपयुक्त उद्योगों के साथ साथ जीएम का उपयोग तकनुकूल पौधे के निर्माण में सहायक है, और जिसमें वैकल्पिक संसाधनों के रूप में उद्योगों में वसा, ईंधन और भोज्यकीय पदार्थों की आपूर्ति की जाती है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग में जिनके बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे और वह पीड़क प्रतिरोधी फसलों का निर्माण है जो कीटनाशकों की मात्रा को कम प्रयोग में लाती है। और बीटी एक प्रकार की जीव विष है जो एक जीवाणु जिसमें बेसिलस थ्योरेनजिएंसिस यानी संक्षेप में बीटी कहलाते हैं इसे, और ये निर्मित होता है। और बीटी जीव विष जीन जीवाणु से क्लोनीकृत होकर पौधे में अभिव्यक्त होकर कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है, जिससे कीटनाशकों का उपयोग की आवश्यकता नहीं रह गई। और इस तरह से जैव कीटनाशकों का निर्माण होता है, अर्थात बीटी कपास, बीटी मक्का, धान, टमाटर, आलू और सोयाबीन आदि। बीटी कपास में देखें
बैसिलस थ्योरिनजिएंसिस की कुल नस्ल ऐसी प्रोटीन का निर्माण करती है जो विशिष्ट कीटों जैसे लिथिडोप्टेरस यानी तंबाकू की कली का कीड़ा, सैनिक कीड़ा और सैनिक कीड़ा और सैनिक कीड़ा, और उसके बाद कोलियोप्टेरा यानी श्रृंग और डिप्टेरा यानी मक्खी मच्छर को मारने में सहायक होती है। और उसके बाद बी थ्योरिनजिएंसिस अपनी वृद्धि के विशेष अवस्था में कुछ प्रोटीन रावा का निर्माण करती है और इन रावा में विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होता है। और जीव विष बैसिलस को क्यों नहीं मारता है, और वास्तव में यह जीव विष बैसिलस को क्यों नहीं मारता है? वास्तव में बीटी जीव विष प्रोटीन प्रकार्य जीव विष निष्कर्ष रूप से होता है, जो कि कीट का इस निष्कर्ष जीव विष को खाता है और इसके रवे आंत में क्षारीय पीएच के कारण घुलनशील होकर सक्रिय रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। अब सक्रिय जीव विष मध्य आंत के उपकैलीय कोशिकाओं की सतह से बंधकर उसमें छिद्रों का निर्माण करते हैं, जिस कारण से कोशिकाएं फूटकर फट जाती है और परिणाम स्वरूप कीट की मृत्यु हो जाती है। और विशिष्ट बीटी जीव विष जेंस बैसिलस थ्योरिनजिएंसिस से पृथक कर कई फसलों जैसे कपास में समाविष्ट किया जा चुका है। और जीन्स का चुनाव फसल और निर्धारण कीट पर निर्भर करता है, जबकि सर्वाधिक बीटी जीव विष कीट समूह विशिष्टता पर निर्भर करते हैं। जीव विष जिस जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं उसे क्रोई कहते हैं और ये कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण के लिए जो प्रोटेन्स जीन क्राई1 AC और क्राइन2 AB द्वारा कूटबद्ध होते हैं वे कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करते हैं, जबकि क्राई1 AB मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। उसके बाद पीड़क प्रतिरोधी पौधा देखें तो विभिन्न सूत्रकृमि मानव सहित जंतु और कई किस्मों के पौधे पर परजीवी होते हैं। सूत्रकृमि मिल्वा डेगाइन और उसके बाद इनकोग्निसिया तंबाकू के पौधे की जड़ों को संक्रमित कर उसकी पैदावार में काफी कम कर देता है। उपर्युक्त संक्रमण को रोकने हेतु एक नवीन योजना को स्वीकार किया गया जो आरएनए अंतरक्षेप की प्रक्रिया पर आधारित है। और आरएनए अंतरक्षेप सभी केंद्रीय जीनों में कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है और इस विधि में विशिष्ट दूत आरएनए पूरक द्विसूत्री आरएनए से वर्धित होने के पश्चात निष्कर्ष हो जाता है और जिसके फलस्वरूप दूत आरएनए के स्थानांतरण को रोकता है। और इस द्विसूत्री आरएनए का स्रोत संक्रमण करने वाले विषाणु में पाए जाने वाले पूरक आरएनए जीनोम या परांतरिक यानी ट्रांसपोजन के प्रतिकृति के उपरांत बनने वाले मध्यवर्ती आरएनए हैं। उसके बाद देखें एग्रोबैक्टीरियम संवाहक का उपयोग कर सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को परपोषी पौधे में प्रवेश कराया जा चुका है और डीएनए का प्रवेश इस प्रकार कराया जाता है कि परपोषी कोशिकाओं में अर्थ यानी सेंस और प्रति अर्थ यानी एंटी-एस आरएनए का निर्माण करता है। और यह दोनों आरएनए एक दूसरे के पूरक होते हैं जो द्विसूत्री आरएनए का निर्माण करते हैं, जिससे आरएनए अंतरक्षेप आंतरक प्रारंभ होते हैं और इसी कारण से सूत्रकृमि के विशिष्ट दूत आरएनए निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप परजीवी परपोषी में विशिष्ट अंतरक्षेपी आरएनए की उपस्थिति से परजीवी जीवित नहीं हो रह पाते और इस प्रकार परजीवी पौधे अपनी सुरक्षा परजीवी से करते हैं। उसके बाद चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग देखें। अनुप्रयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी विधियों का स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डाला है, क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न सुरक्षित और अत्यधिक प्रभावी चिकित्सीय पौधे का उत्पादन अधिक मात्रा में संभव है और पुनर्योजक चिकित्सीय औषधि का अवांछनीय प्रतिरक्षात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। जबकि ऐसा देखा गया है कि उपयुक्त उत्पाद जो मानवीय स्रोत से विलगित किए गए हैं वे वांछनीय प्रतिरक्षणात्मक प्रभाव डालते हैं। और वर्तमान समय में लगभग 30 पुनर्योजक चिकित्सीय औषधियों विश्व में मनुष्य के प्रयोग हेतु स्वीकृति हो चुकी है। वर्तमान में इनमें से 12 भारत में विपरीत हो रही है। उसके बाद अनुवांशिकतः निर्मित इंसुलिन के बारे में देखें। वयस्कों में होने वाली मधुमेह का नियंत्रण निश्चित समय अंतराल पर इंसुलिन लेने से ही संभव है और मानो इंसुलिन पर्याप्त उपलब्ध न होने पर मधुमेह रोगी क्या करेगा। और उस पर विचार करने पर हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमें अन्य जानवरों से
इंसुलिन वियुक्त कर उपयोग में लाना होगा। और क्या अन्य जंतु से वियुक्त इंसुलिन मानव शरीर में भी प्रभावित है और उसका मानव शरीर के प्रतिरक्षा अनुक्रिया पर कोई हानिकारक प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तुम कल्पना करो कि यदि कोई जीवाणु मानव इंसुलिन बना सकता है तो निश्चित ही पूरा प्रक्रिया सरल हो जाएगा और तुम आसानी से ऐसे जीवाणुओं को अधिक मात्रा में विकसित कर जितना चाहे अपनी आवश्यकता के अनुसार इंसुलिन बना सकते हो। सोचो क्या इंसुलिन मधुमेह रोगों को दुख से आप सोचो कि क्या इंसुलिन मधुमेह रोगों को मुख से लिया जा सकता है या नहीं, और ऐसा क्यों? मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले इंसुलिन जानवरों और सूअरों को मारकर अनेक अग्नाशय से निकाला जाता है। जानवरों द्वारा पर्याप्त इंसुलिन से कुछ रोगियों में एलर्जी या बाह्य प्रोटीन के प्रति दूसरे तरह की प्रतिक्रिया होने लगती है। इंसुलिन दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, इंसुलिन ए और श्रृंखला ए और श्रृंखला बी, जो आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती है। मानव सहित स्तनधारियों में इंसुलिन प्राक्य हार्मोन यानी प्राक्य एंजाइम की तरह प्राक्य हार्मोन को पूर्ण परिपक्व और क्रियाशील हार्मोन बनाने के पहले संसाधित होने की आवश्यकता है। तो प्राक्य हार्मोन इंसुलिन स्तनधारियों में इंसुलिन प्राक्य हार्मोन संश्लेषण होती है और जिसमें एक अतिरिक्त फैला होता है जिसे पेप्टाइड सी कहते हैं और यह सी पेप्टाइड परिपक्व इंसुलिन में नहीं होते, जो परिपक्वता के दौरान इंसुलिन से अलग हो जाता है। आरडीएनए तकनीकी का प्रयोग करते हुए इंसुलिन के उत्पादन की मुख्य चुनौती यह है कि इंसुलिन को एकत्रित कर परिपक्व रूप से तैयार किया जाता है। और 1983 में एली लिली नामक एक अमेरिकी कंपनी ने 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए और बी के अनुरूप होती है और जिसे ई कोलाई के प्लाज्मीड में प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखलाओं को उत्पाद किया और इन अलग अलग निर्मित श्रृंखलाओं ए और बी को निकालकर डाइसल्फाइड बंध बनाकर आपस में संयोजित कर मानव इंसुलिन का निर्माण किया गया। जिन चिकित्सा देखें तो यदि एक व्यक्ति अनुवांशिक रोग के साथ पैदा हुआ है तो क्या इस रोग के उपचार हेतु कोई चिकित्सा व्यवस्था है? जिन चिकित्सा ऐसा ही एक प्रयास है जिन चिकित्सा में उन विधियों का उपयोग लेते हैं जिनके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जाता है और उनमें रोग के उपचार हेतु जीनों को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। अनुवांशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार हेतु सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं और जो सक्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। जीन चिकित्सा का पहल प्रयोग वर्ष 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की के एडिनोसिन और डीएमिनेज यानी एडीए की कमी के दूर करने के लिए किया गया था और यह एंजाइम प्रतिरक्षण तंत्र के कार्य के लिए अति आवश्यक है। उपयुक्त समस्या जो एंजाइम एडिनोसिन और डीएमिनेज के लिए जिम्मेदार है जो इसके लोप होने के कारण होता है और कुछ बच्चों में एडीए की कमी का उपचार अस्थिमज्जा के प्रत्यारोपण से होता है और जबकि दूसरों में एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सीय द्वारा उपचार किया जाता है और जिसमें सुई द्वारा रोगियों को सक्रिय एडीए दिया जाता है। और प्रयुक्त दोनों विधियों में यह कमी है कि ये पूर्णतः रोग नाशक नहीं है और जिन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के रक्त में लसिकाणु को निकाल कर शरीर से बाहर संवर्धन किया जाता है और सक्रिय एडीए लसिकाणु में प्रवेश कराकर अंत में रोगी के शरीर में वापस कर दिया जाता है। अब ये कोशिकाएं मृतप्राय होती है और इसलिए आनुवांशिक निर्मित लसिकाणुओं को समय समय पर रोगों के शरीर में अलग करने की आवश्यकता होती है। यदि मज्जा कोशिकाओं से विलगित अच्छे जीनों की प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्थाओं की कोशिकाओं से उत्पादित एडीए में प्रवेश करा दिया जाए तो यह एक अस्थायी उपचार हो सकता है। उसके बाद आणुवाणिक निदान के बारे में देखें तो आप जानते हैं कि रोग के प्रभावी उपचार के लिए
उसकी प्रारंभिक पहचान और उसके रोग क्रिया विज्ञान को समझना अति आवश्यक है। उपचार की परंपरा विधियों यानी सीरम और मूत्र विश्लेषण आदि का प्रयोग करते हुए रोग का प्रारंभ से पता लगवाना संभव नहीं है। और पुनर्योजक डीएनए प्रौद्योगिकी, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया और एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोधक अपामन यानी एलाइजा कुछ ऐसी तकनीकी है जिनके द्वारा रोग की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है। रोगजनक यानी जैसे जीवाणु, विषाणु आदि हैं। रोगजनक की उपस्थिति का सामान्यतया तब पता चलता है जब उनके द्वारा उत्पन्न रोगों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं और उस समय तक रोगजनक की संख्या शरीर में पहले से काफ़ी अधिक हो चुकी है। और जब बहुत कम संख्या में बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु यानी उस समय जब रोग के लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देते, तो बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु हो तब उनकी पहचान CCR द्वारा उसके न्यूक्लिक अम्ल के प्रवर्धन यानी एम्प्लीफिकेशन द्वारा कर सकते हैं। और क्या तुम बता सकते हो कि PCR द्वारा डीएनए की बहुत कम मात्रा की पहचान कैसे की जाती है? संदेहात्मक एड्स रोगियों में HIV की पहचान हेतु PCR आजकल सामान्यतः पर उपयोग में लाया जा रहा है। उसका उपयोग संदेहात्मक कैंसर रोगियों के जीन में होने वाली उत्परिवर्तन को पता लगाने में भी किया जा रहा है। और यह एक उपयोगी तकनीकी है जिनके द्वारा बहुत सारी दूसरे आनुवंशिक दोषों की पहचान की जा सकती है। और डीएनए या आरएनए की एकल श्रृंखला से एक विकिरण सक्रिय अणु जुड़कर कोशिकाओं के क्लोन में अपने पूरक डीएनए से संकरित होते हैं और जिसके बाद में विकिरणीय चित्रण यानी ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा पहचानते हैं। और क्लोन जिसके उत्परिवर्तन जीन मिलते हैं छायाचित्र पटल यानी फोटोग्राफिक फिल्म पर दिखाई देते हैं। और क्योंकि एनुसन पर एक क्षेत्र यानी प्रोन और उत्परिवर्तनीय जीन आपस में एक दूसरे के पूरक नहीं होते हैं, एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक अमापन यानी एलाइजा प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रियाओं के सिद्धांत पर कार्य करता है। रोगजनकों के द्वारा उत्पन्न संक्रमण की पहचान प्रतिजन यानी प्रोटीजन प्रोटीन्स आदि की उपस्थिति या रोगों के विरुद्ध संश्लेषण प्रतिरक्षी की पहचान के आधार पर की जाती है। उसके बाद परजीवी जंतु के बारे में देखें। परजीवी जंतु यानी ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में देखें। तो ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त यानी बाहरी जीन व्यवस्थित होता है जो अपना लक्षण व्यक्त करता है और उसे परजीवी जंतु कहते हैं। परजीवी चूहे, खरगोश, सुअर, भेड़, गाय और मछली आदि पैदा हो सकते हैं। और उसके बावजूद उपस्थित परजीवी जंतुओं में 95% से अधिक चूहे हैं। और उस तरह के जंतुओं का उत्पाद क्यों किया जाता है? इस तरह के परिवर्तन से मानव को क्या लाभ होता है? और अब हम कुछ सामान्य कारणों का पता लगाएंगे। पहला देखते हैं सामान्य शारीरिक क्रिया और विकास के बारे में देखें। तो परजीवी इसी में देखते हैं। तो परजीवी जीवाणुओं का निर्माण विशेष रूप से इस प्रकार किया जाता है जिसमें जीनों के नियंत्रण और इनका शरीर के विकास और सामान्य कार्यों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए विकास में भागीदारी जटिल कारकों जैसे इंसुलिन की तरह विकास कारक अध्ययन है। दूसरी जाति यानी स्पीसीज के जीन्स को प्रवेश कराने के उपरांत उपर्युक्त कारकों के निर्माण में होने वाले परिवर्तनों से होने वाले जैविक प्रभाव का अध्ययन तथा कारकों की शरीर में जैविक भूमिका के बारे में सूचना मिलती है। दूसरा है कि रोगों का अध्ययन के बारे में देखें। अनेकों परजीवी जंतु इस प्रकार निर्मित किए जाते हैं कि जिससे रोगों के विकास में जीन की भूमिका क्या होती है। यह विशिष्ट रूप से निर्मित है जो मानव रोगों के लिए नमूने के रूप में प्रयोग किए जाते हैं ताकि रोगों के नए उपचारों का अध्ययन हो सके। वर्तमान समय से मानव रोगों जैसे कैंसर, पुटिए, रेशायमता यानी यह सिस्टिक फाइब्रोसिस और उसके बाद रूमेटॉइड संधि शोध और एल्जीमर हेतु परजीवी नमूने उपलब्ध है। उसके बाद तीसरा है जैविक उत्पादन के बारे में देखें। जैविक उत्पाद के बारे में देखें तो कुछ मानव रोगों को उपचार के लिए औषधि की आवश्यकता होती है और जो जैव उत्पाद से बनी होती है। ऐसे उत्पादों को बनाना अक्सर बहुत महंगा होता है। परजीवी जंतु जो उपयोगी जैविक उत्पाद का निर्माण करते
होते हैं उनमें डीएनए के भाग यानी जीनों को प्रवेश कराते हैं जो विशेष उत्पाद के निर्माण में भाग लेते हैं। और उदाहरण के लिए मानव प्रोटीन यानी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग उसका उपयोग इनफीसीमा के निदान में होता है। ठीक उसी तरह का प्रयास फिनाइल कीटोन्यूरिया यानी PKU और पुटीय रेसायमता के निदान हेतु किया जाता है। अब वर्ष 1977 में सर्वप्रथम परजीवी गाय रोजी मानव प्रोटीन संपन्न दुग्ध यानी कम से कम 2.4 ग्राम प्रति लीटर दूध प्राप्त किया गया है। और इस दूध से मानव अल्फा लेक्टा एब्यूमिन मिलता है जो मानव शिशु हेतु अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व है जो साधारण गाय के दूध में नहीं मिलता। उसके बाद चौथा है कि टीका सुरक्षा। टीकों का मानव पर प्रयोग करने से पहले टीकों का सुरक्षा जांच के लिए परजीवी चूहों का विकसित किया गया और पोलियो टीका की सुरक्षा जांच के लिए परजीवी चूहों का उपयोग किया जा चुका है। यदि उपयोग सफल और विश्वसनीय पाए गए तो टीका सुरक्षा जांच के लिए बंदर के स्थान पर परजीवी चूहों का प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद पांचवा है कि रासायनिक सुरक्षा प्रतिरक्षण। यह अविषालुता सुरक्षा परीक्षण कहलाता है और यह वही विधि है जो औषधि यही विधि है जो औषधि अविषालुता परीक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाती है। परजीवी जंतुओं में मिलने वाले कुछ जीन इसे अभिलाषु पदार्थों के प्रति अति संवेदनशील बनाते हैं जबकि अपरजीवी जंतुओं में ऐसा नहीं है। और परजीवी जंतुओं को अविषालु पदार्थों के संपर्क में लाने के बाद पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है और उपयुक्त जंतुओं में अविषालुता परीक्षण करने से कम समय में परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद नैतिक मुद्दे के बारे में देखें तो मानव जाति द्वारा अन्य परजीवियों से हित साधन बिना विनियमों के और अधिक नहीं किया जा सकता। और सभी मानवीय क्रियाकलापों के लिए जो जीवधारियों के लिए सुरक्षात्मक या सहायक हो उनमें आचरण की परख के लिए कुछ नैतिक मानदंडों की आवश्यकता है। ऐसे मुद्दे ने नैतिकता से इनमें जैव वैज्ञानिक महत्व भी है। जीवों के अनुवांशिक रूपांतरण के तब अप्रत्याशी परिणाम निकल सकते हैं जब ऐसे जीवों का पारिस्थितिकी तंत्र में सन्निवेश कराया जाए। और इसलिए भारत सरकार ने ऐसे संगठनों का स्थापित किया जैसे कि GESC यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी अर्थात अनुवांशिक अभियांत्रिक संस्कृति समिति जो कि GA अनुसंधान संबंधी कार्यों को वैधानिकता तथा जन सेवाओं के लिए GM जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा आदि के बारे में निर्णय लेगी। और जन सेवा यानी जैसे कि आहार एवं चिकित्सा स्रोतों हेतु में जीवों के रूपांतरण या उपयोगिता को जो इनके जीवों के लिए अनुमत एकस्व की समस्या उत्पन्न कराएगी। और जनमानस में इस बात को लेकर आक्रोश है कि कुछ कंपनियां अनुवांशिक पदार्थों पौधों और अन्य जैविक संसाधनों का उपयोग कर बनने वाले उत्पाद और तकनीकी के लिए पेटेंट यानी 100 प्राप्त करते हैं और जबकि यह बहुत समय पहले से विकसित और पहचानी जा चुकी है और किसान तथा विशेष क्षेत्र या अनुदेश के लोगों द्वारा इनका उपयोग किया जा रहा है। धान एक महत्वपूर्ण खदान है जिसके बारे में हजारों वर्ष पूर्व एशिया के कृषि के इतिहास में वर्णन मिलना है। और एक अनुमान के अनुसार केवल भारत में धान की लगभग 2 लाख किस्में मिलती हैं। भारत में धान की जो विविधता है वह विश्व की सर्वाधिक विविधताओं में एक है। और बासमती धान अपनी सुगंध और स्वाद के लिए मशहूर है और इसकी 27 पहचानी गई किस्में भारत में उगाई जाती है। पुराने ग्रंथों लोक साहित्य और कविताओं में बासमती का वर्णन मिलता है जिससे यह पता चलता है कि यह कई सौ वर्ष पहले से उगाया जाता रहा है। और वर्ष 1977 में एक अमेरिकी कंपनी ने बासमती धान पर अमेरिकन एकस्व और ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा एकस्व अधिकार प्राप्त कर लिया था। इससे कंपनी बासमती की नई किस्मों को अमेरिका और विदेशों में बेच सकती है। बासमती की यह नई किस्म वास्तव में भारतीय किसानों की किस्मों में विकसित की गई थी और भारतीय बासमती को अर्ध बौनी किस्मों के
संस्करण कराकर नई खोज या एक नई उपलब्धि का दावा किया गया था। एक अधिकार के लागू होने के बाद इस पर एक अधिकार के तहत एक अन्य लोगों द्वारा बासमती का विक्रय प्रतिबंधित हो सका और मल्टीनेशनल कंपनियों और दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन और क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। बहुत सारे प्रौद्योगिकी राष्ट्र आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न है, लेकिन उनके पास जैव विविधता एवं परंपरागत ज्ञान की कमी है। इसके विपरीत विकसित और अविकसित विश्व जैव विविधता और जैव संसाधन से संबंधित परागत ज्ञान से संपन्न है और जैव संसाधनों से संबंधित परागत ज्ञान का उपयोग आधुनिक उपयोगों में किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप इनके व्यापारीकरण के दौरान समय, शक्ति और खर्च की बचाया जा सकता है और विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच अन्याय, अपर्याप्त, क्षतिपूर्ण और लाभों की भागीदारी के प्रति भावना विकसित हो रही है। और इसके कारण कुछ राष्ट्रों ने अपने जैव संसाधन और परागत ज्ञान का बिना पूर्ण अनुमति के उपयोग और प्रतिबंध के लिए नियमों को बना रहे हैं। और भारतीय संसद ने हाल ही में भारतीय एकस्व बिल यानी इंडियन पेटेंट बिल में दूसरा संशोधन पारित किया, जो ऐसे मुद्दों को ध्यानार्थ लेगा और जिसके अंतर्गत एकस्व नियम संबंधी आपातकालीन प्रावधान तथा अनुसंधान एवं विकसित प्रयास शामिल है। सारांश देखें तो सूक्ष्मजीवी पौधे, जंतु और अनेक उपपची कार्य का प्रणाली का उपयोग करते हुए जैव प्रौद्योगिकी द्वारा मनुष्य के लिए कई उपयोगी पदार्थ का निर्माण हो चुकी है। और पुनर्योजक डीएनए प्रौद्योगिकी ने ऐसे सूक्ष्मजीवी पौधे और जंतुओं का निर्माण संभव कर दिया है कि जिसमें अभूतपूर्व क्षमता निहित है। आनुवांशिकतः रूपांतरित जीवों का निर्माण एक या एक से अधिक जीन का एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण की प्राकृतिक विधि के अतिरिक्त पुनर्योजक डीएनए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए किया गया। और जीएम पौधे का उपयोग फसल उत्पाद बढ़ाने, फसल उत्पाद नुकसान में कमी और फसलों का प्रतिबंधों के प्रति अधिक सहनशील बनाने में अत्यंत उपयोग है। और ऐसे बहुत से जीएम फसल पौधे हैं जिनका खाद्य पौष्टिक स्तर काफ़ी उन्नत है और उन की रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता काफ़ी कम है। पुनर्योजक डीएनए प्रौद्योगिकी प्रक्रिया का प्रथम सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक मानव महत्व है और क्योंकि इनके द्वारा सुरक्षित और अत्यधिक प्रभावशील प्रौद्योगिकी का निर्माण संभव है। पुनर्योजक चिकित्सीय औषधियाँ मनुष्य के प्रोटीन के समतुल्य है और इस कारण से इनका प्रतिरक्षणात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है और इससे संक्रमण के खतरे भी होते हैं, जैसे कि अमानवीय स्रोतों से विलगित इस प्रकार के पदार्थों से होता है। जीवाणु में रचित मानव इंसुलिन जो रचनात्मक प्राकृतिक अणु से पूर्णतया समान होता है और परजीवी जंतु मानव रोगों जैसे कैंसर, पुटीय रेशमायता और उसके बाद रूमेट वायर्ड और संधि शोथ और एल्मीजर के लिए नमूने के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जिससे हमें रोग के विकास में जीन की भूमिका को पता लगाने में सुविधा मिलती है। जीन चिकित्सा द्वारा खास तौर से आनुवांशिक रोग को दूर करने के लिए व्यक्ति विशेष की कोशिकाओं और ऊतकों में जीन को प्रवेश कराते हैं और इसके कारण खराब उत्परिवर्तन विकल्पी के स्थान पर सक्रिय विकल्पी या जीन टारगेटिंग के द्वारा उपचार होता है और जिनमें जीन प्रबंधन शामिल है और विषाणु जो अपने परपोषी पर आक्रमण कर अपने विभाजन चक्र के लिए अपना आनुवांशिक पदार्थ परपोषी की कोशिकाओं में प्रवेश कराते हैं। इसे संवाहक के रूप में प्रयोग कर स्वस्थ जीन या नए जीन के भाग को स्थानांतरित किया जा सकता है। सूक्ष्मजीवों, पौधे और जंतुओं के व्यवहार के प्रति वर्तमान दिलचस्पी ने गंभीर नैतिक प्रश्न खड़े कर दिए हैं और भारत सरकार ने इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए हैं।